नमस्ते विद्यार्थियों, माई सेल्फ विजय और आपके लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जॉब विजन हब पर मृदा विज्ञान से निकाले गए क्वेश्चन। तो ये अपनी 6th क्लास है, तो अपने बारी बारी से इनका आंसर देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में आपका नहीं है और बेंगलोर में नहीं है। कहाँ है? नागपुर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका नागपुर। अब है जो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो उसमें देखते हैं कि सबसे छोटा भोग जिसको मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो आपका जो मृदा संरचना है या छोटा जो भोग, मान लो छोटा भाग है, ये भोग नहीं है, सॉरी भाग है ये। तो ये भाग है, तो ये आपका पेड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ना तो प्रोफाइल कहलाएगा, ना आपकी श्रृंखला कहलाएगा, पेड़ हो नहीं सकता। तो क्या कहलाएगा आपका? पेडोन या पेड्स। तो ये कहलाएगा पेडान। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से कौन सी एक वृहद मृदा समूह क्षेत्रीय मृदा गण के अंतर्गत आती है? मान लो एक बहुत बड़ी क्षेत्र पर जो मृदा पाई जाती है वो क्या आएगी? तो उसमें आपका रिगोसोल नहीं होगा, रिगोसोल वो होगा जो A+B+C संस्तरों को विभक्त होने वाली रेखा क्या ना करे, दर्शाए ना, या फिर अपने को पता ना चले कि ये विभक्त नहीं हो रहे हैं, उसको रिगोसोल कहेंगे। जलोढ़ मृदा नहीं होगी, लवणीय भी नहीं होगी, ये होगी आपकी लेटेराइट मृदा जो क्या पाई जाएगी? वृहद स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर पाई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान ISSS के अनुसार निम्न में से कौन सा कणाकार महीन बालू के श्रेणी में आता है? तो IISR के अंतर्गत सबसे महीन बालू के जो कण हैं वो होंगे आपके 5 mm नहीं, ये भी नहीं, 5। अपना पहला क्वेश्चन सही है, यहाँ पे 0.2 है। तो इनको आपको ऐसे लेके चलना है 2.0 mm से। प्रत्येक एक स्टेप में इस 2 को इधर जंप करवा लेना है। तो 0.20, फिर अगले स्टेप में 0.02 mm में है ये सारी बातें। इसके बाद एक स्टेप और किया तो 0.002 से कम, और यहां हो जाएंगे वृहद। ये कहलाएंगे आपके कंकड़ पत्थर। ये आपकी क्या कहलाएगी? कले मृदा। क्या कहलाएगी? कले मृदा। ठीक है। महीन में आपका सिल्ट, ये कंकड़ पत्थर, मोटी बालू, ये आपकी महीन बालू, तो ये कहलाएगा। और आपका यहां से लेके और यहां तक की, सॉरी, यहां से इसके और इसके मध्य जो भी मृदा के आकार आएंगे वो आपके सिल्ट के कण कहलाएंगे। तो ये है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपना पहला हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं निम्न कथनों में से कौन सा कथन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में क्या गलत है? तो वो देखते हैं। इम्यूनिफिकेशन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण का संयुक्त प्रक्रम है। ठीक है, ये अपने सही बात है कि भाई जो ह्यूमिफिकेशन होगा उसमें कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा? अपघटन होगा, और अपघटन होकर वो क्या बनेगा? आपका नया कार्बनिक पदार्थ बनेगा। जीव मंडल मृदा निर्माण का सक्रिय, जीव या कह दो जैव मंडल मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। ये भी सही है भाई। कौन सा कारक है? सक्रिय। पौड जोलीकरण द्वारा निर्माण की प्राथमिक क्रिया है
तो ये अगला पॉइंट है, पैतृक पदार्थ निष्क्रिय मृदा निर्माण कर है, तो ये भी सही है। तो अपना ये जो स्टेप है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि भाई जो ओडोलाइजीकरण है वो नहीं होता इसमें, ये बाकी तीन कथन आपके सत्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? अपने को पता है सैंड या बालू है, लोमी सैंड हल्की दोमट है, सॉरी हल्की दोमट नहीं होगी, या तो डायरेक्ट दोमट होगी। हाँ, हल्की दोमट भी होती है और दोमट भी होती है, सैंड या सिर्फ बालू, बालू नहीं होती, तो ये आंसर इसमें सही होगा, बालू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा खनिज स्तर नहीं है? स्तर नहीं है, निम्न में से कौन सा खनिज स्तर नहीं है? ए बी सी ई, कौन सा स्तर नहीं है? तो आपका ओ संस्तर नहीं है। ओ है वो ऑर्गेनिक मृदा को दर्शाता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो। जैसे अपन देखते हैं कि इसमें आपका ओ ए बी सी, तो इसमें जो ओ संस्तर है, ओ संस्तर ये अकृषित भूमियों में पाया जाता है, अकृषित भूमियों में पाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आता है वायु में 0.1 से 0.5 mm के मध्य व्यास के मृदा कणों के सरण को कहा जाता है। तो इसमें जो होगा आपका, जो ये कण किसके बताएंगे? मृदा के, जिनका mm 0.1 से 0.5 के मध्य है, तो ये आपका व्याव्याधान नहीं होगा और सरफेस क्रैप नहीं होगा, सस्पेंशन भी निलंबन में बहुत कम, महीन बिल्कुल ही, और ये सब आपका उछलन होगा। इसमें क्या होगा कि कण है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा, जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा व भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को कहा जाता है। जड़ क्षेत्र में जो उपलब्ध है और संग्रहण जल की मात्रा है वो भूखंड में जल के मध्य अनुपात को कहा जाता है। तो जल वितरण दक्षता ये नहीं होगा, जल भंडारण भी नहीं होगा, जल अनुप्रयोग दक्षता होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आता है सिल्ट या गाद मृदा कणों का आकार होता है। सिल्ट का आकार मैंने आपको बताया था, तो वो होता है 0.02। मान लो 2 स्टेप जंप करके जाते हैं तो अपने क्या आता है, जो आपका कली है उससे कम होगा। जैसे मैंने बताया कि 2.00 से अधिक बड़े तो क्या होंगे आपके कंकड़ पत्थर। इसके बाद एक स्टेप 0.20, एक और स्टेप गए 0.02, एक स्टेप और गए 0.002 से कम। तो इसमें जो कण है वो आपके होंगे कहां से, यहां से लेकर यहां तक के जो कण होंगे वो सिल्ट के या कणों के मध्य आएंगे, इसके मध्य के कण। तो अपना दोबारा देख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक इसके मध्य के कण क्या कहलाएंगे आपके, सिल्ट कहलाएंगे, ये सिल्ट कहलाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जिसमें अपना है लवण मृदा का पीएच मान होता है। तो इसमें अपने वो लवणीय क्षारीयता का स्केल देखा था, तो उसमें अपन ने देखा था 8.5 पीएच दिया हुआ था। तो लवण मृदा का पीएच मान हमेशा 8 पॉइंट, यहाँ पे 8.5 है, बाय मिस्टेक ये 85 लिखा जा चुका है। तो सोडीय मृदा या सोडिक सोइल जो अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, तो सोडिक मृदा को किससे उपजाऊ बनाया जा सकता है, बोरॉन मिलाकर नहीं, कैल्शियम मिलाकर ये भी सही है, आगे के देखते हैं, फॉस्फोरस मिलाकर ये भी नहीं है,
और सोडियम मिलाकर ये भी नहीं है। तो अपना हो जाएगा कैल्शियम मिलाकर क्या कर सकते हैं अपन, इनकी अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब बताएं मृदा की आंतरिक संतुलित पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं, मृदा की आंतरिक संतुलन पोषण प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तो अपन कहेंगे मृदा उत्पादकता नहीं कहेंगे, मृदा से जो उपज हुई है उसे उत्पादकता कहेंगे। दूसरा उर्वरकता, उर्वरता जरूर कहेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है अपना सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो किस मृदा की होगी आपकी अधिक, तो आप कमेंट में लिखो। अपन देखते हैं प्रतिरोधक क्षमता, तो कैपेसिटी हाई बफरिंग कैपेसिटी, हाई बफरिंग कैपेसिटी मतलब कहते हैं संतुलन बनाए रखने को, तो बालू की नहीं होती, चिकनी मृदा, चिकनी मृदा की आपकी जो है बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम फसल की खेती करना चाहेंगे, तो सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम खेती किसकी करना चाहेंगे, तो जौ की, किसकी, जो यहाँ पे सूट बैठ रहा है, बाकी ये दलहनी है, ये दलहनी है और गेहूं हो नहीं सकती, जो होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा उपाय करेंगे, कौन सा उपाय करेंगे, तो आप लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा उपाय करेंगे, तो आप कमेंट में लिखो। तो अपन इसको विधि है, तो एक तो चूने से नहीं होगा, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, कुछ हद तक ज्यादा उर्वरक भी नहीं यूज में ले सकते, तो ये है निक्षालन, या कह सकते हैं आप रन ऑफ, क्या कह सकते हैं, रन ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मृदा में रंध्र अवकाश का प्रतिशत कितना होगा, मृदा में रंध्र अवकाश का प्रतिशत कितना होगा, यदि स्थूल घनत्व 0.4 ग्राम घन सेंटीमीटर व कण घनत्व 2.6 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो इसका रंध्र अवकाश निकालें। तो रंध्र अवकाश निकालने के लिए अपने को क्या करना है, सूत्र लेंगे, रंध्र अवकाश, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा मैं, रंध्र प्रतिशत 100 BD बटा PD इंटू 100, तो ये आ गया। अब इसमें जो आपका स्थूल घनत्व है, ये मतलब BD है, वो कितना होगा, आपका होगा 1.4 बटा PD कितना होगा 2.65 इंटू आपका कितना होगा 100। तो एक बात देखिए, 100 से पॉइंट से पॉइंट यहाँ नहीं काटेंगे, अपन नीचे काटेंगे क्योंकि पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब एक इसे गुणा किया तो 14 को गुणा किया तो कितना आया, प्रतिशत बराबर 140 बटे 2.65 आया, एज इट इज आ गया। अब अपन इसको डिवाइड देके देखते हैं, और ये जो माइनस का 100 है यहाँ लिखना अपना भूल गए थे, तो यहाँ पे चलेगा। तो थोड़ा सा अपना इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे अपना क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आया 140 डिवाइड बाय 2.65 कितना आया, आपका आया 52.83। अब इसको अपन क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 5283, अब माइनस 100,000 हो गया, सॉरी 100 क्या आया 47, तो ये आया आपका 47.6। तो इसके लगभग कौन सा आंसर आ रहा है 70, तो ये अपना आंसर हो जाएगा एक्यूरेट, सही, इस तरीके से ही निकाला जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, तो आपने को स्पष्ट पता है कि किस में होगी, कले में होगी, मृत्तिका होगी, मटियार होगी, तो ये सभी इसके नाम हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मिट्टी बनाने का कारक है जिसमें ऊंचाई और कालान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? तो कौन से करेंगे भाई? तो ये करेगा आपका पैतृक चट्टाने नहीं करेगी, भूमि के जीवाश्म रिलीफ करेगा। क्या करेगा? रिलीफ करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? तो अपने बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन सा है। शेल्टर बेल्ट ये नहीं होगा, मल्चिंग भी नहीं है, जिंग टेरेसिंग, टेरेसिंग कल्टीवेटर कंट्रोल, जिंग टेरेसिंग के कई है, जैसे बेंच टेरेस ये टेरेस के उदाहरण है अलग अलग तरीके से। बेंच टेरेस, कंट्रोल टेरेस, अलग अलग और नाम है। बेंच टेरेस भी आपका क्या करता है, इन सभी में मिट्टी कटाव को क्या करता है, काम आता है। तो अपना बेंच टेरेस क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका पादप एवं जंतु अवशेषों एवं तथा जैव पदार्थों की अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहेंगे? तो इसमें कहेंगे ह्यूमिफिकेशन। यहां है ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्ट का कणा आकार, तो ये वापिस आ गया, अपन ने वहां देखा था। तो इसमें अपना 0.002 से 0.002 mm होता है। तो ये रहा ये ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेट सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पीछे क्वेश्चन तो नहीं रह गया। पीएच धारणा की खोज किसने की? तो पीएच की धारणा SPL सोरेनसन ने कब की? 1909 में की। कब की? 1909 में। तो ये रहा सोरेनसन नामक आपके वैज्ञानिक। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक रहेगी? तो ये रहा मोलिब्डेनम की रहेगी। सल्फर है वो द्वितीयक है, मैग्नीज है उसकी वो भी नहीं है, और बोरोन नहीं है। तो ये मोलिब्डेनम है, ये आपका पोषक तत्व है जो क्षारीय मृदाओं की उपलब्धता ज्यादा रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अम्लीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक रहेगी? तो अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता ज्यादा रहेगी? तो लोहा। ये किसमें था आपका, पीछे पढ़ा है अपन ने, क्षारीय मृदा में। किसमें? क्षारीय मृदा में रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लवण सहिष्णु लेग्यूम फसल, मतलब सहन करने वाली, लवण सहन करने वाली जो फसल है वो आपकी है कौन सी? ढेंचा। कौन सी होगी? ढेंचा होगी, सबसे ज्यादा करती है। अब दूसरा, मृदा में जल के नीचे की ओर गति को क्या कहते हैं? अब मृदा के अंदर जो होगी गतियां 4 प्रकार की होती है। ये देख लो कितने प्रकार की होती है गतियां? 4 प्रकार की होती है। अब जैसे कि इसमें केवल जल जाए भूमि के अंदर तो क्या कहलाएगा आपका? लीचिंग कहलाएगा। केवल जल जाए, केवल जल जाए तब इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगा? इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। और पोषक तत्व साथ में जाए तो क्या कहलाएगा आपका? लीचिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीचिंग कहलाएगा। और भूमि के अंदर ही जल नीचे जाए वो आपका परकोलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परकोलेशन। और पार्श्व गति करे भूमि में, क्या करे? पार्श्व गति करे भूमि के नीचे कोई भी कठोर परत आने के कारण, तो उसको कहेंगे अपन सीपेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीपेज कहेंगे। ये 4 है। तो इसमें मृदा में जल के नीचे जाना क्या कहलाएगा आपका? परकोलेशन कहलाएगा। इनफिल्ट्रेशन केवल जल का जाना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। किस पादप के मृदा अपर्दन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश
नहीं हो जाता, लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता। तो इसमें क्या होगा आपका अवनालिका, अवनालिका का पता चला, धारा तक अपर्दन भी, रील का भी, और पात अपर्दन का पता नहीं चलता। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक परत है, ये परत है, क्या नाम है, परत, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो इसकी ट्रिक है आपकी याद करने की, SSRG, क्या नाम है, SSRG, ये होगी सरफेस क्रैक, शीट, रील और गली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 15 ग्राम है, तो यहां पे भी अपना रंध्र अवकाश निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप निकालो और उसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे अगली क्लास के अंदर। देखते हैं इस क्लास में कितने जने कमेंट करके और इस क्वेश्चन को निकाल के भेजेंगे, और इसको मैं अगली जो क्लास रहेगी उसमें सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं कितने जनों का सही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली के मृदा के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास क्या होगा, तो ये होगा आपका 0.2 से 0. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान के सार्वधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा, राजस्थान में क्या पाई जाएगी सबसे ज्यादा, रेत। रेत को क्या कहते हैं, बालू। तो बालू मृदा आपकी पाई जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लवण प्रभावित मृदा का जैविक सुधार किसके द्वारा किया जाता है, लवण प्रभावित मिट्टी का जैविक सुधार किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका जिप्सम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आपने बाकी ऑप्शन नहीं देखी। गोबर की खाद, ये भी हो सकता है आपकी, गोबर की खाद भी हो सकता है। एक मिनट देख लेते हैं। लवणीय प्रभावित मृदा का जैविक सुधार की, जैविक पूछा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं गया अपना, जैविक पूछा है तो जैविक में अपना गोबर की खाद होगी। बाय मिस्टेक वो हो गया क्योंकि जैविक अपने ध्यान में नहीं रहा। अब आता है खनिज मृदाओं में जीवाश्म पदार्थों की प्रतिशत मात्रा होती है। खनिज पदार्थों में जीवाश्म मात्रा 20% से कम होती है, या मैक्सिमम 25 से ऊपर नहीं जा सकती। अब आता है नेक्स्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूने में कितने मापदंड दिए गए हैं, तो कितने दिए गए हैं आपके, 12 दिए गए हैं। कितने मापदंड, 12 मापदंड। ये कब शुरू हुआ आपका, 2015 में। कब, 2015 में। कहां से, सूरतगढ़ से, सूरतगढ़। और कहां से, गंगानगर। सूरतगढ़ कहां पड़ता है, गंगानगर। यहाँ पे पता है किसके द्वारा शुरू किया गया, अपने मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। मृदा अपर्दन के निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रणी चरणों में क्रमबद्ध करें। तो मैंने बताया था SSRG। तो ये क्या आया आपका, पहला सरफेस स्प्लैश, स्प्लैश फुआर, ये फुआर है। फुआर एक, क्रमबद्ध करें। मृदा अपर्दन निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रणी में क्रमबद्ध करें। तो इसमें जो अपन क्रमबद्ध करेंगे तो क्या होगा, गली। एक सेकंड देख लेते हैं। तो ये शीट एरोजन है, एक सेकंड। इसके अंदर जो नीचे के अपने उत्पाद थे वो नहीं दिए गए हैं, मिसप्रिंट हो चुके हैं। तो अपन इनको वैसे क्रमबद्ध करके देखेंगे। तो अपन मुजबानी क्रमबद्ध करते हैं SSRG। तो स्प्लैश या फुआर, फुआर पहला आ गया D, ठीक है। दूसरा शीट, तो ये आ गया आपका B, R रील, C और G गली, ये आ गया आपका A ऑप्शन। तो ये क्या हो गया, ये अपना जो आंसर है ये क्या बनता है, सही बनता है। पहले क्या आएगा, D ऑप्शन। दूसरे में क्या आएगा, B। तीसरे में C और A, ये आएगा 4 में, सॉरी 4 में। ये हो गया अपना क्रमबद्ध। इस क्रम से लिखने हैं उत्पाद, यहाँ आपके मिसप्रिंट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है कौन सा, तो वो होगा आपका जलवायु व जैव मंडल।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क क्षेत्रों की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया गया है? तो किस में किया जाएगा? अल्टीसोल में नहीं किया जाएगा, एस्पोडोसोल में भी नहीं किया जाएगा, और मोलोसोल में भी नहीं, एरिडीसोल, एरिडीसोल आपका है वो सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है? किस को? तो नाइट्रोजन को नहीं करेगा, पोटास को भी नहीं, फॉस्फोरस को करेगा। तो फॉस्फोरस आ जाता है, और कोई नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? तो किस प्रकार की मृदाओं के सुधार के लिए? अपने अम्लीय मृदा, सॉरी अम्लीय को कैसे होगा रे? क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मृदा की रंध्र अवकाश सबसे अधिक होंगे? किस प्रकार की मृदा में रंध्र अवकाश? तो ये पूछा गया है, तो किस में होंगे अपने? रंध्र अवकाश है वो अपने सबसे ज्यादा होंगे, कले ऑप्शन था ये, कले। मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला टेंसियोमीटर मृदा की किस स्तर तक मृदा नमी तनाव पर कार्य करेगा? तो किस पर कार्य करेगा? अपना 0.85 वातावरणीय तनाव पर क्या करेगा? काम करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेत की क्षमता और स्थायी मलानी, यहाँ पे क्या है? मलानी है। मलानी बिंदु के बीच उपलब्ध जल कहलाता है, क्या कहलाएगा? आपका उपलब्ध जल कहलाएगा, कि उपलब्ध जल हो रहा है। अब आएगा नेक्स्ट, स्थायी मुरझान बिंदु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त सूचकांक फसल तो कौन सी होगी? अपनी सूरजमुखी। और एक बात बताता तो स्थायी मलानी बिंदु है वो 15 बार पर आता है, जिसको स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। अब अपना नेक्स्ट, मिट्टी का मूल गुण है, क्या है भाई मिट्टी का मूल गुण? मूल गुण क्या है आपका? इसमें होगा, तो इसमें होगा आपका रंध्रता, पोरोसिटी। ये रंध्रता हिंदी में गलत है, पोरोसिटी होगा रंध्रता। रंध्रता क्या होगा? रंध्रता, ठीक है, पोरोसिटी होगा। तो ये आंसर आपका हो जाता है सही। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना वो एक तो सवाल है वो करेंगे सॉल्व, उस तब तक का आपको पास टाइम है वो निकालने के लिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कमेंट में लिखता है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।